नमस्कार, बिग न्यूज बेगलिस एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीरमे बाद जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की जो 3 देशों की यात्रा है, इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। ये बेहद अहम 3 बड़े मुद्दे। एक तो आर्थिक रूप से ये जो 3 देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कई बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बायलैटरल समझौते होंगे। दूसरा, रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए, और रणनीतिक रूप से खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में जब हम खुला और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, ऐसे में भारत बड़े प्लेयर के रूप में उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में उभर कर सामने आ रहा है। हम पीएम मोदी की चाहे सेशल्स की यात्रा देखें, जापान के प्रधानमंत्री का भारत आना देखें, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ा रहा है। सेशल्स में हमने देखा कि इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ी बात हुई, सुरक्षा को लेकर, उस ट्रेड को लेकर, उस गलियारे को लेकर, उस वहां पर उस रास्ते से व्यापार को लेकर। या फिर इन 3 देशों को देखें, चाहे इंडोनेशिया की बात करें, यह भी पूरी तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की जहां से शुरुआत होती है, वहां से भारत शुरू होता है, और सबसे आखिरी कोने पर देखा जाए तो इंडोनेशिया। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर बड़ी भागीदारी, बड़ी साझेदारी निभा सकते हैं, नजर रख सकते हैं। व्यापार के उस रास्ते को और सरल और सुगम बनाया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो चीन का वहां प्रभुत्व है, चीन का दबदबा है, उसका मनमाना रवैया चलता है। और ऐसे में वो चाहे सेशल्स की यात्रा हो, जापान की प्रधानमंत्री का भारत आना हो, या फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, इन 3 देशों की यात्राओं की बात करें, यह एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। यानी कि पहला आर्थिक, दूसरा रणनीतिक, और तीसरा जो है वो इंडो पैसिफिक। और शायद इसीलिए पीएम मोदी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। और एक और खास बात, इन 3 देशों की यात्रा में पीएम मोदी हर भारतीय से मिलेंगे। भारतीय समुदाय, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय है। इंडोनेशिया में लगभग 1,40,000 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 9 से 10 लाख भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। कितने जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर पर दोनों देश मिलकर बड़ा काम करते हैं। या फिर हम न्यूजीलैंड की बात करें, वहां पर भी लाखों की आबादी में भारतीय मूल के लोग। और शायद इसीलिए पीएम मोदी इंडोनेशिया में कल एक बड़ी विशाल जनसभा करेंगे। भारतीय समुदाय लोग उससे बात करेंगे, संवाद करेंगे। और पीएम मोदी की विदेश यात्रा में खास बात रही है कि जो भी भारतीय समुदाय, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसे सीधे कनेक्ट करते हैं वो किसी भी देश में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं। और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने बहुत पहले कहा था कि हर एक भारतीय जो है, जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो वहां पर एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है, भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, भारत की वेशभूषा, सबका प्रचार प्रसार करता है, बताता है। और इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, और भारत की एक बड़ी इमेज, बड़ी जो तस्वीर है, वो भी उभर सामने आती है। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, वो तस्वीरें देख लेते हैं, स्वागत की तस्वीरें देखते हैं। उसके बाद भारतीय समुदाय से भी मिले। जब होटल पहुंचे, देखिए ये इंडोनेशिया ने पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। हवा में ही कहा जा सकता है सुरक्षा दी, हवा में ही एक आप देख सकते हैं इंडोनेशिया जो एयरफोर्स है, उसके जो फाइटर जेट हैं, वो पीएम मोदी के जेट के आसपास रहे। ये दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो जो सुबियांटो है, उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर खुद स्वागत किया। दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है हिंदुस्तान। भारत एक बड़ा बाजार है, बड़े स्किल्ड लोगों का कहा जा सकता है देश है, और शायद इसीलिए ये आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो एयरपोर्ट पर पहुंचकर सारे प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके पीएम मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे। और इंडोनेशिया में एक बड़ी आबादी, 1,40,000 के आसपास भारतीय समुदाय के लोग हैं। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे, इस दौरान वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। ये वो उत्साह, ये उमंग आप देख पाते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी जिस देश में पहुंचते हैं, भारतीय लोगों से मिलना नहीं भूलते, हर एक भारतीय से संवाद। और ये बड़ी तस्वीर है जब पीएम के प्लेन के साथ उसके फाइटर जेट भी थे। इंडोनेशिया ने भारत के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कई बड़ी बातें होंगी, कई बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बायलैटरल ट्रेड को लेकर बात होगी। हम चाहे रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, या फिर समुद्री सुरक्षा की बात करें, खासतौर से जो ब्लू इकोनॉमी है, इसको लेकर इन तीनों देशों से बात होगी। एआई और सेमीकंडक्टर तो हर यात्रा में शामिल है, क्योंकि यह फ्यूचरिस्टिक प्लान है। आने वाले समय में भविष्य का प्लान है एआई को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर। जब हम ग्लोबल कहा जा सकता दुनिया में भारत की उभरती हुई ताकत को देखते हैं, एक और विजुअल देखते हैं, एक और तस्वीर देखते हैं, वहां से आई है, वो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी का इंतजार वहां के लोग कर रहे थे, जो भारतीय समुदाय के लोग थे, जो इंडियन डायस्पोरा था।
तो ये है सॉफ्ट पावर जो दुनिया के हर देश में भारत के देखने को मिलता है। वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, लोकगीत, संगीत और शायद इसीलिए ट्रेड से पहले, व्यापार से पहले भारत का सॉफ्ट पावर पहुंचता है। भारत की विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो पहुंचती है और शायद इसीलिए दुनिया के देशों में अगर शांति प्रिय देशों की बात करें तो भारत हमेशा शांति की अपील करता रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में वही अपील है कि वो रास्ता पूरी दुनिया के लिए 60 से 70% ट्रेड जो उसी रास्ते से होता है, क्रूड ऑयल और दुनिया भर के उत्पाद उसी रास्ते से गुजरते हैं। 23 से ज्यादा बड़े बंदरगाह हैं, आप समझिए उस रास्ते पे। लेकिन दुनिया भर के देश जो हैं वो इंडो पैसिफिक पर कहा जा सकता है कि चीन के मनमाने रवैये से भी को लेकर अपनी अपनी भूमिका भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि व्यापार की बात करें इंडोनेशिया, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में बड़ा व्यापार, बड़ा भारतीय समुदाय है वहां पर। 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 2.68 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार सालाना, ये 2024-25 के आंकड़े हैं। भारत का निर्यात लगभग 51,000 करोड़ का, इंडोनेशिया से आयात लगभग 2.17 लाख करोड़ का के आसपास है। हम निर्यात क्या क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो पार्ट्स है, दवाइयां है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग है, स्टील, रसायन है, कपास है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है। अगर हम आयात की बात करें, वहां से हम क्या क्या मंगाते हैं, पॉम ऑयल है, कोयला है, खनिज ईंधन है, रबर, कागज, लकड़ी के उत्पाद, कॉफी, मसाले और अन्य एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो मंगाते हैं। एक बड़ा व्यापार होता है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का, और लक्ष्य भी तय किए जाएंगे इस बड़ी यात्रा में कि इस व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ाना। और दूसरी बड़ी बात, इंडोनेशिया में भारत डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ा बाजार तलाश रहा है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट में भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी चर्चा हुई, बड़ी बात हुई। तो भारत अभी भी लगभग 80 से 100 देशों में भारत अपने हथियारों को बेच रहा है, भेज रहा है। अब और भी बड़े बाजार तलाश रहा है, तो उसमें इंडोनेशिया एक बड़ा बाजार हो सकता है भारतीय हथियारों के खरीदार के रूप में, एक बड़ा बाजार। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, बड़ा विश्लेषक, क्योंकि 3 देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा बेहद अहम है। 3 देश 6 दिन की इस यात्रा में कई अहम समझौते हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण देश है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बीच समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। साथ ही कई और अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के संरक्षण और द्विपक्षीय व्यापार को भी मजबूती दी जा सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी यज्ञाकार्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है, 9वीं सदी का एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कॉपरेशन का भी दूंगा। सबसे पहले भारत और इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं और समझौते की जो उम्मीद कर दिया है वो कितना मजबूत होगा, इस पर नजर डालते हैं। रक्षा और समुद्री सहयोग को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी समझौते हो सकते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूती देने के लिए भी दोनों देश आपस में चर्चा कर सकते हैं। व्यापार और कृषि पर भी बात हो सकती है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर भी करार हो सकते हैं। भारत और इंडोनेशिया लगातार व्यापार को मजबूती देने में लगे हैं। साथ ही इंडोनेशिया और भारत का मजबूत साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम योगदान देगा।
वहीं बात न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड की यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व का जिक्र करते हुए पीएम क्रिस्टोफर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौते के जरिए दोनों देश रिश्तों को नए स्तर पर ले जा रहे हैं ताकि न्यूजीलैंड में अधिक रोजगार बढ़े, निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी मजबूत होगा। क्या समझौते हो सकते हैं, इस पर नजर डालें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान को बड़ा फायदा होने वाला है। कई सामानों में 100% शुल्क मुक्त व्यापार होगा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच $20 बिलियन का ट्रेड का व्यापार लक्ष्य तय किया गया है। भारत न्यूजीलैंड के निवेशकों के लिए सिंगल डेस्क स्थापित करेगा। रोजगार और स्टूडेंट मोबिलिटी की बात करें तो कुशल पेशेवरों को लेकर सहमति बन सकती है। 5000 कुशल व्यवसायों के लिए वीजा मार्ग खुलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, दो देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर बातचीत हो सकती है। देश सुरक्षा की बात करें तो कृषि उत्पादों को इस मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा जा सकता है। कृषि तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने पर भी समझौता हो सकता है। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा को लेकर एक बड़ा समझौता हो सकता है। वैसे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया कई बड़े सेक्टर पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा के क्षेत्र में पहले से भी लगातार जुड़े हुए हैं। समझौतों की बात करें तो यूरेनियम आपूर्ति समझौते को लेकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर बात हो सकती है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर बात हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक पर बात हो सकती है। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को लेकर ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा बेहद अहम होगी, पर सबसे बड़ा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन और उसके सुगम व्यापार पर पड़ने वाला है ताकि भारत के साथ इन देशों का व्यापार और मजबूत हो सके। तो 3 देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच चुके, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, बड़ा विश्लेषण, क्योंकि कई बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं। डी डॉलराइजेशन को लेकर बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ सकता है। लोकल करेंसी पर व्यापार, भारत का जो यूपीआई है उसको विस्तार मिल सकता है। क्या कुछ होगा ये एक दो दिन में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ एम.के. अग्रवाल जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। एम.के. अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। दूसरे खास मेहमान संदीप त्रिपाठी जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तीसरे खास मेहमान जो है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। लेकिन शुरुआत संदीप जी आपसे। जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, आसियान देशों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है भारत और इंडोनेशिया की यात्रा, कहा जा सकता है जो रिश्ते हैं, पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा उन रिश्तों को और मजबूती देगी, खासतौर से इंडोनेशिया के साथ। देखिए, निस्संदेह ये यात्रा अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय जब हिंदुस्तान अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कहते हैं कि जो हमारा डिजिटल एक्सपोर्ट दुनिया को हम सेंड कर रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ के कंट्री के लिए। थोड़ा सा मैं डिकोड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया भारत के दिलों में हमेशा बसा है। आजादी के पहले और आजादी के बाद से हर फॉरेन पॉलिसी के शिफ्ट में एक नया अवतार लेकर के आए, नए इनकॉर्पोरेशन को लेकर आए। आप देखिए कि 1955 का जो वांडू कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय एक जो अफ्रो एशियन यूनिटी की बात हुई थी, तो स्कर्नो वहां थे। आप देखिए कि जब फर्स्ट रिपब्लिक डे में हमारे गेस्ट कौन थे? स्कर्नो थे। इसके बाद आप देखिए कि पूरे कोल्ड वॉर के टाइम में भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। जब लुक ईस्ट पॉलिसी हम 91 में गए, तब भी इंडोनेशिया हमारे हृदय में रहा। और इसके बाद जब 14वें आजादी प्रधानमंत्री जी आते हैं, अब एक्ट पॉलिसी का फ्रेम करते हैं उसको और एक नए जीवन देते हैं, उसको लाइफ देते हैं, तो वहां पर इंडोनेशिया हमारे हृदय में आता है। तो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो चेंजेस होते रहे, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो दोनों देशों के बीच में आपसी जो एक ब्रदरहुड था और एक जो ट्रस्ट था, वो हमेशा मुझे लगता है बढ़ता ही रहा। आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जिक्र किया कि इंडोनेशिया अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता ही नहीं हुआ कि अभी वहां से सेशल्स से भारत वापस आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो वो इंडियन ओशन का वेस्टर्न छोर था और ये ईस्टर्न छोर है। यानी कि 15 दिन के अंदर इंडियन ओशन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी में रखा गया कि एक तरफ सेशल्स तो दूसरी तरफ ये इंडोनेशिया। संदीप जी, क्या आपको लगता है कि अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो क्या
भारत की जो विदेश नीति रही है, पीएम मोदी की जो यात्राएं रही हैं, वो इंडो पैसिफिक रीजन पर ज्यादा फोकस रही है। चाहे सेशल्स की बात की, जैसे आपने जिक्र किया, जापान की प्रधानमंत्री आती हैं, उसमें भी इंडो पैसिफिक की बात होती है। अब हम इंडोनेशिया की बात करें, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इसमें भी इंडो पैसिफिक शामिल है। भारत एक बड़ा प्लेयर बनना चाह रहा है, बड़ा प्लेयर के उभर के सामने आ रहा है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में। नहीं, हम चाह नहीं रहे, हम हारेंगे। हमारा जो क्रेडेंशियल है वो बनता जा रहा है। आप देखिए, एक जो सबसे बड़ी खूबी है, मतलब मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैलेंडर सेट किया होगा कि देखिए, जिस भी यात्रा करने, जो भी फॉरेन विजिट होगी, उस पे एक कंट्री जरूर होगा जहां पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री पिछले 40 साल से 30 साल से नहीं गया। आप देखिए, विदेश जब यूरोपियन यात्रा करते हैं तो वहाँ स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया में हमने देखा था, आपके साथ डिस्कस किए थे कि 30 सालों से पहले वहां कोई नहीं गया था। यही बात यहाँ न्यूजीलैंड की, तो एक अपना न्यूजीलैंड क्या थे। आप हर विजिट में एक यात्रा आप जरूर देखेंगे जहां पर हमारी भारतीय विदेश नीति में उसको छोटा समझकर, कंट्री का जियोग्राफिकल साइज समझ करके, उसके पॉपुलेशन साइज समझ के हमने दरकिनार किया। लेकिन जब भारत इस समय दुनिया में अल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहा है, जब भारत इस समय क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है, जब भारत में एक तरह से रिवोल्यूशन छिड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेकर के, तो वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माने ये नहीं रखता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, माने ये रखता है कि हमारे एनर्जी सप्लाई में, एनर्जी सप्लाई सिस्टम में वो कहां खड़ा होता है। और शायद इसीलिए न्यूजीलैंड के साथ यूरेनियम पर बड़ी बात हो सकती है। एग्जैक्टली संतोष जी, आप सही कह रहे हैं। यहां से निकल से लेकर के इंडोनेशिया के क्रिटिकल मिनरल निकल से लेकर के न्यूजीलैंड तक, इस पूरी यात्रा को यदि डिकोड करना चाहे तो सबसे बड़ा फोकल पॉइंट, प्लस पॉइंट होगा वो होगा हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इसके बाद हम देखेंगे, अभी आप बता ही रहे थे कि इंडोनेशिया वो झांकी प्रस्तुत करता है। लगता है हिंदुस्तान अपने आप में इंडोनेशिया, क्यों वहां पर मंदिर है, वहां बौद्ध है, वो एक ऐसा दुनिया का मल्टी कल्चरल कंट्री है जिस पर कभी भी हार्डकोर इस्लाम का टैग नहीं लगा। वो टर्की और पाकिस्तान जैसे उसका चेहरा कभी नहीं रहा, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी वो अपने उदारवादी जो छवि बनाए रखा और भारत के साथ एक अपनी कल्चरल टाइज को हमेशा बढ़ाता रहा। ये आपने बड़ी बात कही, एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी जो उदारवादी नीति रही है, और शायद इसलिए पीएम मोदी मंदिर भी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरने की बात करते हैं, खासतौर से हमें जानते हैं कि इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन का अपना एक अलग तरीके का काम करने का तरीका है, रवैया है। क्या आपको लगता है कि समुद्री सुरक्षा पर बड़ा फोकस अब होने लगा, खासतौर से स्टेट ऑफ होर्मुज के रास्ते की उस बड़ी घटना के बाद, सप्लाई चेन के बाधित होने के बाद? दुनिया का हर देश चाहता है कि जो सी रूट है, जो ट्रेड रूट है, वो बाधित ना हो, और शायद इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन बेहद महत्वपूर्ण। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है संतोष जी। देखिए, हिंदुस्तान की पहली बात तो जो नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी बनने वाली है। ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी होती है जो अपने समुद्री तट से बाहर निकलकर ऑपरेट आराम से कर सकती है। यानी कि हमारे संबंध जो है इंडोनेशिया, मस्कट, सीशेल्स जैसे अन्य देशों जो कोस्टल इलाके हैं उनसे अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर जो 3 मुल्कों के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी साहब निकले हैं, बिल्कुल इसमें हमारे ताल्लुकात इन राष्ट्रों से और भी अच्छे और भी पुख्ता होंगे, जैसे कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। और जो सदर्न इंडियन ओशन के, बल्कि उस तरफ को खास तौर से, क्योंकि इंडोनेशिया एक मरीन राष्ट्र है, समुद्री तट पे है, तो पूरा पानी से घिरा हुआ है इंडोनेशिया। और जो कि हिंदुस्तान की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, वो आउटलुक टुवर्ड्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है। वो प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला है कि उनके डिपार्चर स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि इससे बड़ा अच्छा उनके ताल्लुकात रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडोनेशिया में जो इन्विटेशन उनके प्रेसिडेंट का है प्रबोवो सुबियांतो जी, उनके इन्विटेशन पर गए हैं 6 से 8 जुलाई, और ऑलरेडी आज 6 जुलाई हो गई, तो वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। और ये प्रधानमंत्री साहब की चौथी विजिट है 2018 जी, चौथी विजिट है इंडोनेशिया की, और पहली बायलैटरल विजिट है जब से हमारे रिश्ते एलिवेट हुए हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप
जो कि मई 2018 में तब से, और जब से उनकी विजिट है उससे इंटरेक्ट होंगे इंडियन डायस्पोरा के साथ, जो अकम्पनी किए गएंगे प्रेसिडेंट प्रभुवो, और एक विजिट होगा ब्राह्मण टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि योगाकर्ता में है। और वो मैं ये बोल के समाप्त करूंगा, जो यूनेस्को ने लिस्ट किया है उस साइट को, उस सिंबल को, उसको डीप कल्चरल लिंक्स भी इसमें दो राष्ट्रों के मजबूत होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि दो राष्ट्रों के जो कहा जा सकता है कि जब कल्चरल रिलेशन की बात करते हैं, उस सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, उस मंदिर टेम्पल्स की बात करते हैं, ये रिश्ते भी बहुत मजबूत हो। लेकिन एम.के. अग्रवाल जी, इंडोनेशिया के साथ लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार, हमें लगता है इस यात्रा के बाद व्यापार और आगे बढ़ने वाला, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, समुद्री उत्पादों की बात करें, और जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत लगातार चाह रहा है कि वो जो ट्रेड रूट है वो सभी देशों के लिए हो, सुगम हो, सरल हो, उसमें किसी एक देश की मनमानी ना चले, इसका भी असर देखने को मिलेगा। संतोष जी, इस बात पर आऊँ उसके पहले थोड़ा 1-2 पॉइंट इसमें हैं जी। और अगर हम इसको देखते हैं तो एक आज ग्लोबल लेवल पर कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ डिप्लोमेटिक लेवल पर दिखता है। उस सन्नाटे को दूर करते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई पड़ते हैं। दुनिया के चाहे जो भी लीडर हों, आप चाहे वहाँ पर देखिए मेलोनी को इटली देखिए तो, या किसी और कंट्री दे, जापान की प्राइम मिनिस्टर आई थी उनको देखिए, आज जिस प्रकार से इंडोनेशिया में उनका एयरफोर्स का जो है जहाज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई कर रहा था, वो क्या शो करता है। हर ग्लोबल लीडर आज प्रधानमंत्री जी के साथ में अपने कोई यूनिक रिश्ते में रखना चाहता है। ये महत्वपूर्ण है, ये कोई शौक का मुद्दा नहीं है, ये शो करता है भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अपने को जो है जो पोजीशनिंग ले रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक जिसको कहते हैं गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ग्लोबल लेवल पर पिछले 2-3 सालों में, उस कमी को पूरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो पीस की बात आती है इस तरह से आती है। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ पर इंडोनेशिया में जो व्यापार की बात है, व्यापार के डायमेंशंस को बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। 2018 का जो ट्रीटी था हमारा व्यापार का, उसको और व्यापक करने की भी चर्चा होगी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी इंडोनेशिया को इतना बड़ा करेंगे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि हम जो है भारत में एक अबाध गति से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चाहते, यानी कि सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए भी इस यात्रा को याद किया जाएगा। आप देखिए तो पहली बार ये जो है बाइलेटरल मीटिंग हो रही है, बाइलेटरल ये जो है रिलेशनशिप के लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया कर रहे हैं। यानी कि आप इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को पहुँचते हैं इंडोनेशिया। बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं अगर देखा जाए चीज़ों को जिस प्रकार से व्यापकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो जब वहाँ पर वो कहते हैं आर्थिक और सामरिक बात करते हैं, तो आर्थिक तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सामरिक क्या होगा ये शायद तुरंत कुछ ना पता चले। लेकिन भारत ये निश्चित तौर पर वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा काम कर रहा है। उसमें चाहे ट्रेड को बढ़ाने की बात हो और बदलते ट्रेड का स्वरूप हो, या टेक्नोलॉजी की बात हो, या मान लीजिए एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हो। और दूसरा एक और यहाँ पर संतोष जी देखिए, ट्रेड से ज़्यादा बड़ा प्रधानमंत्री जी पिछले 12 वर्षों से ज़्यादा में भारत के हर व्यक्ति से मिल रहे हैं दुनिया के, और जो उन्होंने उनको आकर्षित किया है सब अपने पहनावे में आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद अपने पहनावे में यहाँ के जाते हैं और वहाँ के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। पश्चिम में जाने के बावजूद, विदेश जाने के बावजूद जो उनकी वेशभूषा होती है, जो उनका स्वागत सत्कार होता है, वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होता है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट डिप्लोमेसी। बिल्कुल आपने सही कहा कि मजबूत जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो शायद इसीलिए इंडोनेशिया में कल एक बड़ी सभा इंडियन डायस्पोरा के साथ, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी सभा इंडियन डायस्पोरा के साथ, न्यूजीलैंड में एक बड़ी सभा इंडियन डायस्पोरा के साथ, यानी भारतीय समुदाय से पीएम संवाद करेंगे, बात करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि भारत की जो रिपोर्ट कार्ड है 2014 से लेकर अब तक भारत ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, वो चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे स्पेस इंडस्ट्री में हो, या फिर जनधन जैसी बड़ी योजनाओं की, आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाओं की, हर वो इंडियन डायस्पोरा को बताएंगे कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत बदल चुका है, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं मोहम्मद अली शाह सर आपके पास आऊंगा, और खासतौर से
डिफेंस सेक्टर को लेकर सवाल करूंगा, क्योंकि इंडोनेशिया में ब्रह्मोस को लेकर भी बात हो सकती है। भारत भी अपने बड़े बाजार तलाश रहा है दुनिया के देशों में कि भारत के जो हथियार हैं वो दुनिया के अभी तक 80 से 100 देशों में जा रहे हैं, लेकिन और बड़ा बाजार। लेकिन अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और बड़े सवाल और एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जब हम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कहा जा सकता है न्यूजीलैंड के साथ। ब्रेक के बाद We make your hard-earned money work harder for you. Our Guild Treasuries. Call us 845-201-3283. तो लगातार हम बात करें कि भारतीय मोदी 3 देशों की यात्रा में इस समय इंडोनेशिया पहुंचे हुए, यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं मोहम्मद अली शाह साहब आपके पास आऊंगा। पर एक रिपोर्ट ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, इन 3 देशों के बीच कितना व्यापार होता है, कौन सी चीजें भारत मंगाता है या भारत से इन 3 देशों में पहुंचती है। तो सबसे पहले ट्रेड को लेकर एक रिपोर्ट। भारत की विदेश नीति का फोकस अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी भी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य तीनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, रक्षा सहयोग को नई मजबूती देना, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करना है। जान लेते हैं कि इन तीनों देशों के साथ भारत का मौजूदा व्यापार कितना है और इस यात्रा से भविष्य में आर्थिक रिश्तों को कितनी नई गति मिल सकती है। हमारे रिश्ते के कई स्तंभ हैं। एक तो है आपका जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इंडोनेशिया हमारा समुद्री पड़ोसी है। आप निकोबार आइलैंड से आचे 160 किलोमीटर ही दूर है। इतना करीब है, हमें कभी यकीन नहीं होता है। और डिफेंस और सिक्योरिटी में हमारे संबंध अच्छे हैं और ये अभी घनिष्ठ बनेंगे। और कई सारे आइडियाज़ हैं, कई सारे प्रपोजल्स हैं जिस पे आपको दौरे के बाद पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। दूसरा स्तंभ है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो वाणिज्य विनिमय है वो $30 बिलियन के करीब का है। 2022-23 में वो $40 बिलियन तक पहुंच गया था। उतार चढ़ाव होता रहता है क्योंकि काफ़ी कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहती हैं, लेकिन भारतीय के एनर्जी सिक्योरिटी में इंडोनेशिया का बड़ा योगदान है। हम भारी परिमाण में कोयला खरीदते हैं इंडोनेशिया से। हम लोग हमारी जो फूड सिक्योरिटी में उसमें योगदान है। हम भारी संख्या में पाम ऑयल यहाँ से खरीदते हैं और कई सारे मिनरल्स हम लोग इंडोनेशिया से खरीदते हैं। इंडोनेशिया से भारत पाम ऑयल, कोयला, रबर आयात करता है, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाएं और ऑटोमोबाइल निर्यात करता है। विश्व में ब्लू इकोनॉमी और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया से भारत कोयला, लिथियम और तांबा आयात करता है, जबकि दवाइयां और आईटी सेवाएं निर्यात करता है। क्रिटिकल मिनरल्स और एआई जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा अवसर देखने को मिल सकता है। न्यूजीलैंड से भारत डेयरी उत्पाद और फल आयात करता है, दवाइयां और आईटी सेवाएं निर्यात करता है। एफटीए के बाद व्यापार और निवेश में तेजी आने की उम्मीद है। रामचरितमानस में पढ़े हैं कि भगवान राम और सीता का जो स्पिरिट है वो बाउंड्रीज से ऊपर है। तो उस बाउंड्रीज से ऊपर का रिलेशन हमने इंडोनेशिया में देखा है। प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग को बहुत अपेक्षाएं हैं और ऐसा लगता है कि उनका ये विजिट दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा और मजबूत करेगा और आने वाले समय में ढेर सारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये सब होंगे। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और इसी दिशा में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इसके आर्थिक रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। ये तीनों देश भारत के आर्थिक भविष्य के अहम साझेदार बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये साझेदारी भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो भारत के जो कहा जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक ताकत है वो 3 देशों की यात्रा के बाद और बायलैटरल मीटिंग्स के बाद और जो समझौते निकल के सामने आएंगे, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर को लेकर हो, ब्लू इकोनॉमी को लेकर हो या इंडो पैसिफिक को लेकर हो, बड़ी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस को लेकर बात हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भारत भी बड़े बाजार तलाश रहा है कि भारत के जो हथियार हैं
दुनिया के और देशों तक पहुंचे, अभी लगभग 100 देशों तक जा रहा है, लेकिन और देशों तक पहुंचे। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। देखिए, अगर डिफेंस सेक्टर को लेकर बात करें तो जी हाँ, ब्रह्मोस पे भी बात बिल्कुल हो सकती है। और इसके अलावा हम जैसे कि हमने मेक इन इंडिया शुरू करा है, तो एक टाइम था जहाँ पे हम केवल इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे अन्य देशों को बस देखते थे कि ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और हमको देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक दिन आएगा हम भी ऐसे ही बनेंगे। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। तो ऑलरेडी हम जैसे कि फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हम खुद डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर बेच रहे हैं। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इंडोनेशिया की भी एक रडार में है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जो जितने भी कैडेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं जी, वो ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं वहाँ पर। जैसे कि ऑफिसर्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी आते हैं, इंडोनेशिया के से आते हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है बेसिकली। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन के अंदर। अभी हाल ही में कल ही वायरल हुआ है कि क्योंकि कोई एक मीडिया हाउस को पता ही नहीं कि वेलिंगटन कहाँ पर है, तो कहते हैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है। वेलिंगटन यहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ एक्चुअली, ऊटी लॉरेंस स्कूल लवडेल यहाँ पर है, इसके करीब में वेलिंगटन है। वहाँ पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज करते हैं, वहाँ पे DSSC आउल बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर कोर्स होगा। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन जो कि सेंटर स्टेज लेगी, जैसे कि इंडोनेशिया डोमिनेट करती है ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को, जो कमांड करती है रफली 21% वर्ल्ड के निकेल रिजर्व्स को, जो रैंक करती है प्रोमिनेंटली टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर है कॉपर, बॉक्साइट और टिन का। जो प्रधानमंत्री साहब की जो विजिट है, दौरा है, वो एक्सपैंड करेगा, स्ट्रेंथन करेगा बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म्स और ट्रेड चैनल्स, वो वाइटल सेक्टर में। फिर जकार्ता की जो रेड और व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव्स हैं, जो कि गवर्नमेंट बैक रूरल रिवाइटलाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च करती हैं प्रेसिडेंट प्रोबावो ने, जो एस्टैब्लिश करती हैं 80,000 सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक हब्स नेशन वाइड, के एम करती है एसेंशियल विलेज क्लिनिक्स को। तो काफी डेवलपमेंट इस दौरे में होगी, और जो कि इंश्योर करेगा एक स्टेडी सप्लाई अफोर्डेबल मेडिसिन हब्स, जो कि 2 सरकारें एक्टिवली जो काम कर रही हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बल्क सप्लाई ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, जो कि प्रोडक्ट मॉडल होगा हिंदुस्तान के जन औषधि स्कीम के मुताबिक। और मैं ये कह के समाप्त करूंगा संतोष भाई, तो डेटा कनेक्टिविटी है हिंदुस्तान की और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस की यूपीआई, हिंदुस्तान जो इंडोनेशिया का जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है, इंडोनेशियन स्टैंडर्ड्स QRIS, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स, वो भी इसके बारे में भी बिल्कुल, उसके बारे में यूपीआई को विस्तार देने की भी बात हो सकती है इंडोनेशिया के साथ। यूपीआई वैसे भी दुनिया के 10 देशों में धड़ल्ले से चल रहा है और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। मैं MK अग्रवाल सर आपके पास और संदीप सर आपके पास आऊंगा डी-डॉलराइजेशन को लेकर, क्योंकि सेशल्स में पीएम मोदी ने कहा कि लोकल करेंसी में व्यापार होना चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री आई तब पीएम मोदी ने कहा कि लोकल करेंसी में व्यापार होना चाहिए, जापान येन में करे, भारत रुपए में करे। यहां पर भी लोकल करेंसी को लेकर बात हो सकती है। मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले ब्रह्मोस की बात कर रहे थे। एक बार ब्रह्मोस को देख लेते हैं। ब्रह्मोस के कार्य ऑपरेशन सिंदूर में इसकी ताकत, इसका प्रदर्शन भी दुनिया ने देखा, किस तरीके से पाकिस्तान के कहा जा सकता है कि छक्के छुड़ाए, टारगेट सही निशाना, और शायद इसीलिए दुनिया अब चाहती है भारत के जो ब्रह्मोस है उसको लेना। भारत के डिफेंस सेक्टर लगातार दुनिया के देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत बाजार भी तलाश रहा है कि एक बड़ा बाजार मिले। जानिए क्या है ब्रह्मोस मिसाइल। इसे भारत रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत रूस के बीच एक बड़ा करार हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली और मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए। ब्रह्मोस सेकंड का विकास जारी है, 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3,000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए और शायद इसीलिए इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को लेकर बात कर सकता है। और इसी मिसाइल का ताकत, प्रदर्शन, जलवा जो है पाकिस्तान ने देखा है।
एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम एम के अग्रवाल सर आपके पास आते हैं और संदीप जी आपके पास आते हैं। एम के अग्रवाल सर स्टार्टअप को लेकर जरूर आएंगे आपके पास, लेकिन ब्रेक के बाद। We make your hard-earned money work harder for you. Power Grid Treasuries. Call us 845-201-3283. एम के अग्रवाल सर, क्या आपको लगता है कि जब हम 3 देशों की यात्रा की बात करते हैं, क्या स्टार्टअप या भारतीय कंपनियों को भी बड़ा मौका मिलेगा जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं? देखिए स्टार्टअप में भारत एक बड़ा हब बन गया है। देखिए, जिस प्रकार से भारत में स्टार्टअप का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी आप देखिए कोई भी यात्रा करते हैं, यूथ और महिला और स्टार्टअप, ये 3 जरूर उनके जो है दिल में रहता है और इस पर जरूर वो काम करते हैं। आप किसी भी कंट्री, छोटी कंट्री बड़ी कंट्री हो, चाहे वो आइलैंड हो तो या मेनलैंड हो, तो वहाँ पर जाते हैं तो करते हैं। इन तीनों में भी अगर जो यात्रा कर रहे हैं, में भी किया था, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यही कारण है, व्यापार में जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, केवल व्यापारिक सीईओ होंगे वहाँ पर जिनसे बड़े व्यापार की चर्चा होगी, और वहाँ से फिर निकलता है यूथ के लिए नया रास्ता बनता हुआ। खासतौर पर कब, जबकि नए व्यापार के अवसर बनते हैं, नए सेक्टर सृजित होते हैं, तो ऐसे में यूथ के लिए नए अवसर पैदा होंगे। आप देखिए, अगर वहां पर जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहां स्पोर्ट्स पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी कि स्पोर्ट्स के माध्यम से, जैसे भारत में आप देखिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उसके साथ में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स टूरिज्म भी आता है, खाली इंडस्ट्री नहीं। तो ये सारी चीजों पर आप देखेंगे, और जिस प्रकार से आगे ओलंपिक को लेकर के तैयारी चल रही है भारत में, या तमाम और स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर के चल रही है, यानी कि यूथ के लिए नए अवसर लगातार सृजित करना, ठीक है, भारतीय यूथ के लिए विशेष रूप से उसको आकर्षण का केंद्र बनाना, मुझे लगता है यही कारण है कि कनेक्टिविटी राष्ट्रों के बीच तो बनी रही है, भारत में भी आपस में कनेक्टिविटी बनना आवश्यक है। और समावेशी विकास यदि भारत में है तो ग्लोबल स्तर पर भी समावेशी विकास की बात प्रधानमंत्री जी करते, पीएम मोदी लगातार करते रहे। लेकिन संदीप जी, सेशल्स में भी डी-डॉलराइजेशन की बात, यानी कि लोकल करेंसी की बात, जापान की जब प्रधानमंत्री तब भी लोकल करेंसी की बात, और मैं कहता यहाँ भी लोकल करेंसी की बात। जापान और भारत दोनों क्वाड के सदस्य देश भी हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, ब्रिक्स, क्वाड, ये सदस्य देश मिलकर लोकल करेंसी, इंडो पैसिफिक रीजन में एक अलग तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जब हम जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट की बात करते हैं, पावर शिफ्ट की बात करते हैं? देखिए, इसलिए कहते हैं कि टाइम हैज गॉन, वो समय वक्त चला गया जब एक समय था कि डॉलर हेजमनी थी। और एक ये जरूरी भी है, मुझे लगता है कि रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। पूरा दुनिया ने देख लिया है कि जब ग्लोबल सिस्टम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है तो कैसे चोक करता है। हमने पैंडेमिक के टाइम, इसके बाद फिर वॉर के टाइम देखा। तो ये जो प्रयास है डिपेंडेंसी खत्म करने का और लोकल करेंसी बढ़ाने का, ये एक तरह से तो उस सिस्टम को चैलेंज है जो हमेशा डिपेंडेंसी को क्या करते, वेपनाइज करता है। और हमने देखा है कि कैसे रशिया को इन्होंने कॉर्नर किया था, वो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला था। तो आप क्रिकेट वॉर के समय जब आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो आप वेपनाइज कर सकते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए भारत जब मेक इन इंडिया कहता है तो इसका सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब ये सिर्फ ये भी है कि हम अपना जो रोबस्ट मॉडल कैसे रोबस्ट बनाए, सप्लाई चेन का हो या एक्सचेंज का हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो। सपोज की देखिए, जब इंडिया रशिया के साथ हमारा जब ट्रेड की बात हो रही थी तो वहां पर ये मैकेनिज्म प्रॉब्लम आ रहा था। तो क्यों ना, व्हाई नॉट कि हम पहले से ही कंट्री से स्पेसिफिक अपने करेंसी पर बात करें। और लोकल करेंसी एक्सचेंज का इकोनॉमिक्स का बहुत पहले पुराना नियम था कि ये डिपेंड करेंगे राष्ट्र, 2 राष्ट्र डिपेंड कर सकते हैं। ये जो मोनोपोली थी कि अमेरिका तय करेगा, वो वर्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। इस भ्रम में से अमेरिका को भी बाहर निकलना पड़ेगा, निकल भी चुका है, क्योंकि जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सबका ये फोकस है, चाहे ब्रिक्स को ले लीजिए, किसी भी को भी ले लीजिए, सबसे ज्यादा फोकस है कि डी डॉलराइजेशन किया जाए और डीकोलोनाइज किया जाए सिस्टम।
कि कल के डेट में फ्रेजाइलिटी जैसे बढ़ रही दुनिया में, और हम ये देखते हैं कि जिसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर तक नहीं है, हर एक घटना का इम्पैक्ट दुनिया के किसी कोने तक है। तो कोई कंट्री किसी चीज को लेवरेज जहां लेती है उसको वेपनाइज, आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखिए, ये वेपनाइज हो गया, कहीं सीन में नहीं था। तो आज के इसलिए भारत का प्रयास सिर्फ ये नहीं, ये जो बायलैटरल विजिट्स है इनके पीछे एक नया री इन्वेंशन भी, जिससे आपने बहुत वैलिड पॉइंट है कि हम मेक इन इंडिया की सारी बात तो होती रहेगी, लेकिन इसके बीच में जब सबसे बड़ा आपका ट्रेड होता है, ट्रेड किससे होता है? यदि वही ट्रेड करने वाला जो सिस्टम ही आपका कॉलोनाइजर सिस्टम ही हेजमनाइज है, तो आपको कभी चौक किया जा सकता है। और इसीलिए अगर प्रधानमंत्री जी किसी देश के साथ जाते हैं तो पहले ये कहते हैं कि पहले हमारा बायलैटरल होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, इसके बाद फिर हम देखेंगे, ग्रुपिंग में देखेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि आसियान के अंदर इंडोनेशिया एक बड़ी भूमिका तय करता है, वो इसलिए क्योंकि वो भी वही आजादी चाहता है जो भारत चाहता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं, आसियान देशों की बात करते, तो हर देश चाहता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, और यही भारत की प्रतिबद्धता भी रही। पीएम मोदी बड़े मंचों पर कहते रहे कि चाहे डॉलर की बात हो या फिर दूसरे देशों की बात हो या विकसित देश सुपर पावर की बात हो, जो संप्रभुता की बात होती है, हर देश की अपनी सॉवरेनिटी है और उस पर हमला सही नहीं है। अभी मैं अली शाह सर, मैं आपके पास आऊंगा, अभी वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम उस सॉफ्ट पावर की झलक देखेंगे जब पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे और किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। वो जो भारत का सॉफ्ट पावर है वो कहा जा सकता है कि पहले से ही दुनिया के देशों तक पहुंचा हुआ है। एक ब्रेक के बाद We make your hard-earned money work harder for you. Power Grid Treasuries. Call us 845-201-3283. तो लगातार पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा की बात करें। पीएम मोदी इस समय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रोटोकॉल तोड़कर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो एयरपोर्ट पहुंचे, रेड कारपेट बिछाई गई पीएम मोदी के लिए। और भारत के सॉफ्ट पावर को एक झलक, एक बार फिर से वो झलक देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, लगभग 1,30,000 के आसपास, 1,40,000 के आसपास इंडियन डायस्पोरा है, जिसे पीएम मोदी कल मुलाकात करेंगे। क्या कुछ उत्साह है वहां पर, उमंग है, वो एक बार देखते हैं। तो देखा आपने, ये 2 देशों की संस्कृतियों का मिलन है, 2 देशों की कहा जा सकता है संगीत गीत जो सॉफ्ट पावर है उसका मिलन है। वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के देश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान है, उनका क्या कुछ कहना है पीएम मोदी के पहुँचने पर, वो एक बार सुन लेते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये मिनी भारत जैसा है, छोटा सा भारत। आप यहाँ का हर कल्चर का, हर रिलीजन का, हर प्रदेश का, इंडिया के सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, यहाँ पर अपना अपना नाम कमाए हुए हैं। हम लोग भी एज ए बैंक ऑफ इंडिया हम लोग बहुत सारा स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये सारा जितना भी त्यौहार हैं इंडिया का सब चलते रहे और हम भी उसका भागीदार बने। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे
जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। ये लोग बहुत मतलब इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। एम के अग्रवाल साहब, वो परिधान, वो वेशभूषा, वो लोकगीत, वो संगीत, हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है भारत का जो है रिच कल्चरल जो है डाइवर्सिटी, जो लोग हमको बताते हैं कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, हम तो डाइवर्सिटी में ही साथ रहते हैं। और दूसरा देखिए, अगर इसको इकोनॉमिक उस पर देखिए तो ये हमारे यहाँ की इस प्रकार के पोशाक ये आकर्षित कर रही है आज दुनिया को। और वहाँ पर जो हमारे अपैरल को आप देखिए, इस पूरे विजिट में देखिए तो वस्त्र निर्यात पर भी व्यापक फोकस है, उन चीज़ों पर भी आप देखिए तो हम जाते हैं। इसी प्रकार से म्यूजिक को अगर आप देखिए, जो कल्चरल सेंटर है भारतीय मिशंस के, वहाँ पर वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा जो मॉडल है उस पर आप देखिए, कल्चर, सोसाइटी और फिर आर्थिक विकास की बात आती है। तो वो चीज़ यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से भारत से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है शायद ही किसी और राष्ट्र के साथ ये बात लागू होती हो इतनी बड़े रूप में, क्योंकि भारत का जो डायस्पोरा है पूरे विश्व में अगर आप देखिए करोड़ों में है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा है, उसमें यूरोप के कई कंट्री समा जाएं। इस प्रकार का भारत का डाइवर्स फाइट जो है डायस्पोरा है। अमेरिका में आप देखिए तो उनकी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। यूरोप में देखिए तो बहुत सी कंट्रीज में बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। वही हाल इन तीनों कंट्रीज में भी आप देखते हैं, जैसे आप इंडोनेशिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, और या अभी न्यूजीलैंड में देखेंगे, या सेशल्स में आपने देखा था। इस प्रकार जो हमारे यहाँ की स्थिति बनती है, ये आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है और रिलेशनशिप को किस प्रकार से डाइवर्सिफाई। और जब इतना बड़ा डायस्पोरा होता है तो एक पीस का मैसेज भी जाता है कि इतना बड़ा समुदाय रहता है और वहाँ के लोगों में घुल मिल करके विकास करता है और आर्थिक क्रियाकलाप करता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, इंडियन डायस्पोरा की बड़ा महत्व है। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, हमें लगता है कि अब दुनिया के कुछ वो देश आगे आए जो शांति की अपील करते हैं, जो दुनिया में पीस चाहते हैं। हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का हाल, हमने देखा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का हाल, ईरान अमेरिका इजराइल का वॉर, इजराइल गाजा का वॉर। लेकिन अब समय और वक्त की मांग ये है कि जब हम ट्रेड और रिश्तों की बात करते हैं तो शांति बेहद जरूरी है। भारत हमेशा उसकी अपील भी करता रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है संतोष जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा एक तरीके से, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे को गर्व है इस बात का, लेकिन हिंदुस्तान वाकई में एक बहुत ही शांतिपूर्वक मुल्क है और हमारी भी रणनीति बहुत सही है, बहुत स्पष्ट सरल है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और पीस की जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपील किया था खास दोनों मुल्कों से, खास तौर से रूस से, कि भाई आप हमारे दोस्त हो, आप छोड़ दो, आप जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो दोनों पार्टी का होता है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा। और एट द सेम टाइम ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे ठीक ठाक रिश्ते हैं। तो बेसिकली हमने न्यूट्रल स्टांस लिया है। तो कई मुल्क हैं जो एक गुहार लगा रहे हैं शांति की। अब इस दौरे के दौरान प्रेसिडेंट प्रबो हैं जो इंडोनेशिया के, वो जॉइंटली, और प्रधानमंत्री साहब हमारे जॉइंटली प्रबन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को विजिट करेंगे, जहाँ पे एक जो लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इंडोनेशिया के अंदर। और वो आगे अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान ऑफिशियली कमेमोरेट करेगा सेंटिनरी 100 साल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हिस्टोरिकल विजिट टू इंडोनेशिया इन 2027। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी जाएंगे वो 8 से लेके 10 तारीख को, जब इंडोनेशिया के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी साहब। बिल्कुल आपने सही कहा मोहम्मद अली शाह साहब की। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण। लगभग 9 लाख इंडियन डायस्पोरा, 9 लाख भारतीय समुदाय के लोग, न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख, इंडोनेशिया में लगभग 1.5 या 1,30,000 1,40,000 के आसपास सभी भारतीय समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पर आज समय बस इतना ही है। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। एम के अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी जा चुके, संदीप जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 देश की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर सुरक्षा, रक्षा और निवेश को लेकर बड़ी बात होगी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बड़ी बात होगी, हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस समय दुनिया में कुछ और बड़ी खबर हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं।
ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक विदाई समारोह के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोमोस और मलावी की सरकारों एवं जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत को मोरोस के बीच सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन से हमला किया है। यह हमला तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। ओपेक प्लस ने अगस्त में प्रतिदिन 5.48 लाख बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। स्पेन और इटली ने पुर्तगाल को अतिरिक्त दमकल कर्मी भेजे हैं। चंड तूफान वावी ने अमेरिका प्रशांत द्वीप गुआम और उत्तरी मरियाना द्वीप को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। करीब 290 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे इस तूफान को लेकर अमेरिकी मौसम विभाग ने विनाशकारी तबाही और 11 मीटर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की है। तो इसी बड़ी खबर के साथ बिग न्यूज बेंगलुरु से मैं बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।